तो मेरे शेरों, लेक्चर नंबर 41 में आज आप लोगों का स्वागत है। तो सारे के सारे शेर मेरे आई होप दहाड़ने को तैयार हो आप लोग। आज लेक्चर नंबर 41 में आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 41 में गिब्स एनर्जी को। फिर ठीक है, ये जो टेक्स्ट बुक खोलते हैं अच्छे वाले बच्चे मेरे, है ना, उनको पता होगा कि आज जो है थर्मोडायनामिक्स का लास्ट टॉपिक होगा। आज बेटा थर्मो हो जाएगा खत्म, आज हमारा थर्मोडायनामिक्स हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। तो इसको खत्म करते हैं आज एक अच्छे तरीके से। लेक्चर नंबर 41 में थर्मोडायनामिक्स खत्म हो जाएगा। हालांकि होगा यार 10-15 मिनट का लेक्चर और थर्मोडायनामिक्स पूरा खत्म हो जाएगा। गिब्स एनर्जी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले एक बात बता दूं, गिब्स एनर्जी को डिस्कस करने से पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सबके लिए। तो जितने लोग हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो रुके हुए हैं, जिनका केमिस्ट्री 1 का पढ़ाई अच्छे से चलता है लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आती है, आईयूपीएसी नेम, ये वो केमिकल कंपाउंड्स समझ में नहीं आती है चीजें, तो बॉन्डिंग, पेयरिंग, आईयूपीएसी नेम सब बेसिक से अच्छे से शुरुआत करेंगे, जहां पे आपको सारे की सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑल द कंसेप्ट्स आई एम टेकिंग इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यहां पे हम थोड़ा सा देंगे विश्राम, पॉज, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चालू करेंगे, क्योंकि सिलेबस में आपको चाहे वो बुक एक ही क्यों ना हो, लेकिन दोनों केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2 से एक एक चैप्टर या दो चैप्टर आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि यूनिट टेस्ट अभी शुरू हो गई है, ठीक है। तो फिर आज गिब्स एनर्जी डिस्कस करते हैं बिना किसी टाइम पास के। पिछले लेक्चर में हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा कि स्पॉन्टेनिटी कैसे अफेक्ट होती है एंट्रोपी से, और एंट्रोपी जो कि एक स्टेट फंक्शन है उसको हमने कैसे देखा कि वो रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस के हिसाब से कैसे डिसाइड करता है कि डेल्टा एस अगर ग्रेटर देन 0 होगा इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, लेस देन 0 होगा इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इक्वल टू 0 होगा वो है एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस। लेकिन मेरे बच्चों, द थिंग इज दैट गिब्स एनर्जी क्यों आया एग्जिस्टेंस में, गिब्स एनर्जी को क्यों लाया गया, ठीक है, बेसिक बात वो है। अब देखो, किसी भी प्रोसेस को अगर हमको प्रॉपरली डिफाइन करना है, ठीक है, जैसे हीट ट्रांसफर को हम डिफाइन कर रहे हैं प्रॉपरली एंथैल्पी के टर्म्स में, और जैसे बाकी चीजों को हम डिफाइन कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ में देखा हमने इंटरनल एनर्जी के टर्म्स पे डिफाइन कर रहे हैं, तो उसी तरह से अगर हमको सेकंड लॉ को अच्छे से डिफाइन करना है, यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस को अच्छे से डिफाइन करना है, तो सिर्फ रैंडमनेस के बेसिस पे हम जज नहीं कर सकते ना कि चलो ये रैंडम है, इसमें डिसऑर्डरनेस आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस हो गया, इसमें ये आ रहा है तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, ठीक है। इसमें हमें थोड़े से मॉडिफिकेशन लाने पड़ेंगे, थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। एक स्पेसिफिक अगर एनर्जी रिलेटेड थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हो तब जाके ये डिसाइड हो ना, नहीं तो रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप कैसे जज करोगे यार कि मतलब वो स्पेसिफिक फंक्शन, वो स्पेसिफिक सिस्टम स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, नहीं है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। चलो ये प्रॉपर्टी तो आ गई, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक इन प्रोसेसेस से ऊपर चल के ये प्रॉपर्टीज है, मान लिया। लेकिन हमें एक प्रॉपर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी चाहिए जो कि एनर्जी रिलेटेड टर्म्स को स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए ठीक से डिफाइन कर सके, ठीक है। तो गिब्स एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने ऐसी एनर्जी को नया जन्म दिया जो कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है और प्रॉपरली रिलेट करती है कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, आइडेंटिफाई भी करती है कितनी एनर्जी उसमें गई है, सिस्टम में कितनी एनर्जी बची है, कितना और वो प्रोसेस कर सकता है, सारी चीजें अच्छे से डिटेल में गिब्स एनर्जी हमको बताती है, क्योंकि इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रिलेटेड एनर्जी एंड दिस एनर्जी गिव्स अस अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम, ठीक है। तो इतनी जानकारी आई होप सो काफी है आपके लिए, क्योंकि देखो यार इस एंट्रोपी में इनिशियल फाइनल स्टेट में हमको बस आइडिया मिलता है कि वो प्रोसेस रैंडम है या डिसऑर्डर्ड स्टेट में है, या वो एनर्जी बढ़ा रहा है या एंथैल्पी डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर गिब्स एनर्जी देखेंगे ना, गिब्स एनर्जी यानी कि इसको फ्री एनर्जी भी कहा जाता है, ठीक है। अब वो क्यों कहा जाता है मैं बोलता हूं आपको। बेसिकली देखो, गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला जो दिया है आपको टेक्स्ट बुक में, आप देख सकते होगे H - TS, ठीक है, यानी कि एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इंटू एंट्रोपी, यानी कि जो भी एंथैल्पी है सिस्टम की, उसमें से रैंडमनेस की वजह से
ये एनर्जी कितनी जा रही है उसकी और कितनी बची हुई है फिर, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हम कह सकते हैं गिब्स एनर्जी है, यानी कि गिब्स एनर्जी यानी कि अवेलेबल एनर्जी और कितनी है उस प्रोसेस होने के बाद या उस रैंडमनेस के होने के बाद। तो प्रॉपर हमको देगा कि यार उतनी एनर्जी उसमें बची हुई है, इतनी एनर्जी उसकी चली गई है। तो डिपेंडेंट है टेम्परेचर और एंट्रोपी पे, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा जो हम एंथैल्पी में से माइनस करेंगे, सिस्टम के एंथैल्पी में से माइनस करेंगे इस चीज को, यानी कि एंथैल्पी भी एक एनर्जी है, टेम्परेचर इनटू एंट्रोपी भी कर लोगे तो एक एनर्जी है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि देखो एंट्रोपी क्या है, जूल पर केल्विन है, हमने देखा था कल एंट्रोपी का फॉर्मूला क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, तो देखोगे क्यू का जूल, इसका केल्विन, तो एंट्रोपी इनटू टेम्परेचर करो यानी कि जूल अपॉन केल्विन इनटू केल्विन, तो केल्विन केल्विन कट जूल, यानी कि टीएस इज आल्सो एनर्जी टर्म व्हिच इज बीन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द एंथैल्पी, यानी कि सिस्टम में से कुछ एनर्जी जा रही है ना, रैंडमनेस की वजह से, डिसऑर्डरनेस की वजह से, फेज ट्रांजिशन की वजह से। तो वो सारा हिसाब किताब गिब्स एनर्जी की टर्म रखती है जिसको बोलते हैं जी, है ना, चेंज इन द गिब्स एनर्जी। अब देखो ये कि सारे के सारे स्टेट फंक्शन है यहां पे, तो गिब्स एनर्जी इज आल्सो अ स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड इट हैज नो रिलेशन दैट by following which path how much the energy has remained, क्योंकि मैंने जो बताया गिब्स एनर्जी फ्री एनर्जी, यानी कि एंथैल्पी में से माइनस होने के बाद कितनी एनर्जी हमको बच रही है सिस्टम के अंदर बेसिकली। तो फिर गिब्स एनर्जी डिपेंडेंट है कि एनर्जी कितनी बची, उसको बस उससे मतलब है, एनर्जी पहले कितनी थी, किस पाथ को फॉलो किया उसने, फिर इतनी एनर्जी बची है, नहीं, वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट द फैक्ट दैट चेंज इन गिब्स एनर्जी कितनी है, जितना ज्यादा चेंज होगा उस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, एनर्जी उस सिस्टम में बची हुई है, नहीं बची हुई है, एंड दैट्स what for our purpose is the Gibbs energy. I hope you are understanding the thing which I am trying here to say, ठीक है। तो I hope Gibbs energy आपको समझ में आ गया होगा कि इस कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, है ना, एंट्रोपी वगैरह सब बेसिस में। तो फिर गिब्स एनर्जी जैसे कि मैंने बोला स्टेट फंक्शन है, तो चेंज इन गिब्स एनर्जी अगेन आई विल कंसीडर इट एज चेंज इन द एंथैल्पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। दिस विल बी अ प्रॉपर फॉर्मूला व्हिच वी कैन से। और गिब्स एनर्जी यानी कि इसको आप फ्री एनर्जी क्यों बोलते हो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। गिब्स एनर्जी के टर्म में आपको ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, लेकिन बेसिक और जो फॉर्मूला रिलेटेड न्यूमेरिकल है आपको उतने समझ में आने चाहिए, ठीक है। गिब्स एनर्जी इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी प्रॉपरली telling about the spontaneity of a reaction and it gives a proper idea and overall scenario whether the system when it is exchanging the energy, exchanging the heat, it keeps a contact all about the entropy, the temperature, the enthalpy, and that is why it is a proper thermodynamic property, whereas entropy is just a randomness factor where you can basically term it on the basis of whether the reaction is spontaneous, non spontaneous and all that things, ठीक है। तो यहाँ पे गिब्स एनर्जी का हमारा थोड़ा सा आ गया पार्ट। अब देखो बच्चों आपको एक बता देता हूं कंडीशन कि टेम्परेचर यहां पे कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर बेसिस चल रहा है हमारा। अगर टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होता है वैसे वैसे गिब्स एनर्जी में सिस्टम में थोड़े से चेंजेस आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है, लेकिन बट दैट्स नॉट योर पार्ट टू लर्न बेसिकली एट दिस पॉइंट। तो यहां पे मैं एक आपको कंडीशन बता देना चाहता हूं कि यहां पे टेम्परेचर और गिब्स एनर्जी और इन चीजों का क्या रिलेशन है। तो पहली बात यह है कि अगर मेरा डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि प्रोसेस क्या है, डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा यानी कि क्या हमारा प्रोसेस आएगा यहां पर कि नहीं, इसके पहले हम क्या करते हैं, एक डेरिवेशन ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। देखो हम कभी भी एंट्रोपी जो कैलकुलेट करते हैं ना, सबसे पहले बात एंट्रोपी जो कैलकुलेट करते हैं वो टोटल सराउंडिंग सिस्टम के लिए करते हैं। एस टोटल इज डेल्टा एस, द सिस्टम चेंज इन द सराउंडिंग एंड प्लस द सिस्टम द एंट्रोपी चेंज इन द सिस्टम अगेन। बट हियर वी आर रिलेटेड विद वी आर कंसीडरिंग अबाउट द सिस्टम मोर एंड मोर, तो सिस्टम का हमारा ज्यादा रिलेशन है। तो डेल्टा एस अगर हम बोल देंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ, अगर हमको सिस्टम का हमको डेल्टा एस ले लेंगे डेल्टा एस, ठीक है। इसके आगे मैं डेल्टा एस के नीचे सिस्टम नहीं लिखूंगा क्योंकि डेल्टा एस में पता चल गया, क्योंकि डेल्टा एस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू सिस्टम। तो इसको हम एब्रीवेशन नहीं देंगे एस वाई एस का, सराउंडिंग को अगर कोई आता है तो सराउंडिंग को एस यू आर आर देंगे, क्योंकि सराउंडिंग इसके आगे ज्यादा नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ सिस्टम ही दिखेगा। तो अगर डेल्टा एस में सिर्फ लिख रहा हूं तो समझ जाना वो सिस्टम का है। द सेम आइडियोलॉजी इज बीन यूज्ड इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। तो डेल्टा एस अगर सराउंडिंग का निकालना है मुझे तो वो आ जाएगा मेरा जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हीट, आई कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी डेल्टा एच अपॉन द टेम्परेचर, क्योंकि एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है हमारा, द हीट ट्रांसफर्ड क्यू रिवर्सिबल अपॉन द टेम्परेचर। नाउ देयर इज चेंज इन एंथैल्पी यानी कि देयर इज हीट ट्रांसफर्ड
इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, है ना। तो हम ये ले लेंगे सराउंडिंग का। तो अगर मैंने इसको इसमें डाल दिया माइनस डेल्टा एच अपॉन टी। अब मैंने क्यों किया बच्चों, आपको पता है क्या? वाई आई डिड दिस? बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट द एंट्रोपी टू बी इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, आई डोंट वॉन्ट द सराउंडिंग टर्म। सो आई जस्ट व्हाट वी से, मैंने बस मिटा दिया थोड़ा सा, मतलब मैंने सराउंडिंग को बेसिकली इसके एंट्रोपी को एलिमिनेट कर दिया थोड़ा सा, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया एंथैल्पी और टेम्परेचर टर्म्स में। तो अगर मैं इसको देखूंगा यहां पे कि मैं टेम्परेचर को बेस जो है वो कॉमन कर देता हूं, यहां पे डिनोमिनेटर 1 1 है, टेम्परेचर से मैंने एलसीएम निकाल लिया अच्छे से, तो मेरा आ जाएगा टी डेल्टा एस, है ना, इज इक्वल टू डेल्टा एस, टी डेल्टा एस टोटल है यहाँ पे, डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच, ठीक है, टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच। तो यहां पे आ जाएगा मेरा ये टर्म, मेरा आ जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है, यहाँ पे टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच है। तो यहां पे मैं वैल्यू लिख सकता हूं माइनस डेल्टा जी की, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे डेल्टा एच को पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे टी डेल्टा एच को नेगेटिव साइन है, लेकिन वो यहाँ पे उल्टा है, टी डेल्टा एच को पॉजिटिव है, माइनस डेल्टा एच को माइनस है, तो यहाँ पे डेल्टा जी जो आएगा ये नेगेटिव वाला आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और ये टोटल एंट्रोपी से रिलेटेड है इस तरह से, टी डेल्टा एस टोटल। अब मैं साइन थोड़ा सा उसको दे दूंगा, तो डेल्टा जी का मेरा रिलेशन आ जाएगा टोटल एंट्रोपी के साथ माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है, माइनस टी डेल्टा एस। यानी कि अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एस व्हेन इफ इट इज ग्रेटर देन 0, तो डेल्टा जी क्या आएगा मेरा, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव है तो ओवरऑल टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मेरा नेगेटिव आएगा, यानी कि गिव्स एनर्जी क्या आएगी, डेल्टा जी नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0। इफ डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी इज लेस देन 0, द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। बेसिकली अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है, ठीक है, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस से ज्यादा एनर्जी खर्च होगी तो फ्री एनर्जी कुछ बचने वाली है क्या ज्यादा? नहीं, तो इसलिए गिव्स एनर्जी यहां पे नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो अगर हम देख लेंगे दूसरी कंडीशन इसको लेकर के, वहां पे अगर डेल्टा एस वापस क्या आ जाएगा, डेल्टा एस आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा, इसकी वैल्यू समझो कुछ -327 जूल्स पर केल्विन है, और इसको माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। इट मींस इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड देयर विल बी फ्री एनर्जी अवेलेबल टू डू अ थिंग। एंड अगर डेल्टा एस इक्वल टू 0 है तो डेल्टा जी भी इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि द प्रोसेस इज एट इक्विलिब्रियम, वी कैन से इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी दैट इज गिब्स एनर्जी। ये रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो बहुत आसान है, बस आपको समझना है कि डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा जी लेस देन 0 होगा, क्योंकि यहां पे माइनस वाली साइन है टेम्परेचर को, यानी कि इस टर्म को माइनस वाली साइन है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो ज्यादा एनर्जी खर्च हो जाती है, तो डेल्टा जी के पास फ्री एनर्जी कुछ बचती नहीं है और खर्च करने के लिए, यानी कि स्पॉन्टेनियस एकदम प्रोसेस में सिस्टम हम वापस नहीं ला सकते, वो तब जाके रुकेगा कहां पे, इक्विलिब्रियम पे आने के बाद, यानी कि उसकी सारी एनर्जी वो खर्च कर देगा इक्विलिब्रियम रीच होने तक, ठीक है। तो डेल्टा जी मेरे पास कुछ बचता नहीं है कुछ भी फ्री एनर्जी। अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि बहुत सारी एनर्जी बची हुई है, ठीक है, डेल्टा जी इज द चेंज इन टेम्परेचर इज मोर देन, वी कैन से, ठीक है, मोर देन 0, तो यहां पे बहुत सारी एनर्जी मेरे पास बची हुई है जो कि मैं खर्च कर सकता हूं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, और इक्विलिब्रियम में डेल्टा इज 0, डेल्टा जी विल बी 0। देखो समझने में थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मुझे पता है, लेकिन देखो इस तरह से इसको अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना एनर्जी टर्म्स में थोड़ा इमेजिनेशन के साथ, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे ना, तो न्यूमेरिकल में आपको प्रॉपर कंडीशन के साथ दिया होगा, ऐसा ऐसा हो रहा है, चाय का कप रखा है, एनर्जी रिलीज हुई है, यहां पे बची, तो कैलकुलेट करो गिव्स एनर्जी, तो आपको समझ में आने लगेंगी चीजें कि एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है और चल क्या रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो यार, ठीक है। और जो भी डाउट्स होंगे वो जरूर पूछना, डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। और यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर हम टेम्परेचर का रिलेशन ले लें, जो कि मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले, टेम्परेचर का रिलेशन ले लें, यहां पे अगर इक्विलिब्रियम पे अगर मैं कहता हूं डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, तो यहां पे आ जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस विल बी इक्वल टू 0, और डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, और टी विल बी इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो ये जो रिलेशन है ना, यहां पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी थोड़ी सी आ जाती है, क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है कुछ, जितनी गिव्स एनर्जी उतनी थी, तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन हमको पता चल जाता है कि किस टेम्परेचर रेंज पे
किस टेम्परेचर रेंज पे वो स्पॉन्टेनियस होने वाला है, किस टेम्परेचर रेंज पे नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे पास एंथैल्पी और चेंज इन एंट्रोपी का एक रिलेशन है। ये दोनों फिलहाल इक्वल होते हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम पे हमको ये पता चल जाता है कि टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे अगर सिस्टम को लेके जाएंगे तो स्पॉन्टेनिटी दिखाएगा, और किस टेम्परेचर के नीचे तक वो नॉन स्पॉन्टेनियस ही रहेगा। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है जहां पे टेम्परेचर डिसाइड करता है कि इसके ऊपर अगर आप ले गए तो फिर सिस्टम स्पॉन्टेनिटी दिखाएगा, नहीं तो नहीं। सो दिस इज वन ऑफ द थिंग यू शुड नो। और एक थिंग है कि स्टैंडर्ड स्टेट वाली जो गिब्स एनर्जी है, यानी कि गिब्स एनर्जी का एक रिलेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। दिस इज द गिब्स एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट वेयर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द सिस्टम आर ऑल एट स्टैंडर्ड स्टेट, प्लस R into T, R is that gas constant, T is the temperature, multiplied by ln of K। ठीक है, K नहीं, वहां पे Q लिखा है टेक्स्ट बुक में, लेकिन वो K ही है। बेसिकली Q is the equilibrium constant। ठीक है, अगर कोई भी गैस आता है इसके जैसा AA plus BB gives, it is a reversible process, if it gives CC plus DD, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको पता है प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स होता है, तो फिर आ जाएगा ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू C रेज टू C मल्टीप्लाइड बाय D रेज टू D, है ना। ये हम लिखते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेशन, आयनिक इक्विलिब्रियम में देखा था। ठीक है, A रेज टू A एंड B रेज टू B, सो दिस विल बी Q विच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली। ठीक है, अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होगा तो बेसिकली यहां पे सिर्फ K आएगा इक्विलिब्रियम की वैल्यू, जो कि इक्विलिब्रियम की नॉर्मल वैल्यू है। अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है प्रोसेस, ऐसे थोड़े से अनस्टेबल वाले गैस रिएक्शन से, तो इसको इन टर्म्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लिख सकते हो। आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन द रिएक्टेंट्स। सो दिस इज द बेसिक वी कैन से रिएक्शन के लिए गिब्स एनर्जी की वैल्यू, जहां पे गिब्स एनर्जी जो होती है टोटल, वो स्टैंडर्ड स्टेट की जो गिब्स एनर्जी उसको ऐड करते हैं हम, जो भी गिब्स एनर्जी है टेम्परेचर चेंजेस के साथ T R गैस के लिए, क्योंकि गैस कांस्टेंट है, इनटू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द गैस। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड किया जाता है बेसिकली, स्टैंडर्ड स्टेट वाले को और इसको भी साथ में। ठीक है, सो दिस इज द चेंज इन गिब्स एनर्जी फॉर अ रिएक्शन व्हिच इज नॉट एट स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, तो इसको एक नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर ln को log में कन्वर्ट करना है, मैंने आपको बताया pH के टाइम पे। ठीक है, ln को अगर log में कन्वर्ट करना है, इट इज ln इज इक्वल टू 2.303 टाइम्स ऑफ द log। तो यहां पे log में कन्वर्ट करना है तो ln के बदले log आ जाएगा, एंड द 2.303 नंबर विल कम हियर एंड इट विल बी log here, log टू द बेस 10 ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये था गिब्स एनर्जी वाला पार्ट, जो कि बहुत बहुत बेसिक है आपको, और यहां पे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। समझ रहे हो बात को, यहां पे आपका चैप्टर खत्म हो रहा है। कोई टॉपिक अगर बचता है प्लीज लेट मी नो, इफ देयर इज एनीथिंग यू हैव डाउट इन थर्मोडायनेमिक्स। मुझे पता है बिल्कुल भी इजी नहीं है, ये भी आपको थोड़ा मैं कहता हूं 30% 70% आपको समझ में आया होगा, 30% थोड़ा बाउंसर जा रहा होगा, लेकिन उसके लिए मैंने रेमेडी मेंशन की है। अगर आप न्यूमेरिकल देखोगे उसमें फिजिकल एग्जांपल्स आएंगे कि एनर्जी कहां से कहां फ्लो हो रही है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, और वहां जो फॉर्मूला का एप्लीकेशन होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये फॉर्मूला ये कैलकुलेट करने के लिए था, अच्छा ये गिब्स एनर्जी ये बताता है, तो थोड़ा और क्लियर होता जाएगा। लेकिन कब, जब आप करोगे। ठीक है, ये थ्योरेटिकल मैंने बता दिया है, शायद में एक और लेक्चर हम रख लेंगे थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट इसका डिस्कस करने के लिए, रिवीजन के लिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा डाउट्स हो तो पूछो। आज का लेक्चर यहां एंड करते हैं, अगले लेक्चर में मिलूंगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के साथ। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स और केमिस्ट्री 1 को यहां पे पूर्ण विराम देते हैं, अगले लेक्चर में मिलूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पे दीक्षा कोचिंग क्लासेस के चैनल को ज्वाइन हो जाओ बच्चों, जितनी पीडीएफ जितने नोट्स मेरे से हो सके मैं शेयर करूंगा, अगर डाउट्स हो तो मैं बताऊंगा, तो उसको भी ज्वाइन हो जाओ, लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में। और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि मैं आऊंगा तो घंटी बजा के नहीं आऊंगा, आपको घंटी बजानी पड़ेगी। मैं आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करो। जल्दी मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। गुड बाय।